हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHIC 132 का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में आता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है, क्योंकि यह प्रश्न जो है वह प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछा गया है और इस बार जो है एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो है इस प्रश्न को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आने की संभावनाएँ काफ़ी ज़्यादा है। तो एक चीज़ बता दूं इस वीडियो के माध्यम से कि बहुत से बच्चे ऐसे कहेंगे कि सर आप बहुत छोटा आंसर लिखते हैं, तो मैं उन्हें बता दूं कि बड़ा लिख कर कोई फ़ायदा नहीं है अगर वह चीज़ जो है आपको समझ में नहीं आता है। छोटा ही चीज़ अगर हमको समझ में आ जाता है तो हम उसको डिस्क्रिप्टिव के रूप में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो मैं छोटा ही करके अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूं और वह बात आपको समझ में आ जाए तो आप अच्छे तरीके से एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो छोटा बड़ा को ध्यान में नहीं रखना है। ओके, तो आइए और चलते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि कौन सा प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। वह प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य के प्रशासन की विशेषताओं का वर्णन करो। यह प्रश्न बोल के आएगा कि गुप्त साम्राज्य के प्रशासन की क्या विशेषताएं हैं, तो आपको जो मैं बताऊंगा वही लिखना है। ओके, तो इसके अंतर्गत आप लिखेंगे कि गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित प्रशासन थे जो इस प्रकार है, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी जो इस प्रकार है। ओके, एक नंबर के अंतर्गत लिखेंगे आप गुप्त साम्राज्य के विकास में, एक नंबर में लिखेंगे राजा, और इसके अंतर्गत लिखेंगे कि गुप्त साम्राज्य के विकास में राजा का महत्वपूर्ण योगदान होता था। राजा ही गुप्त साम्राज्य के प्रशासन का मुख्य आधार होता था। राजा का कर्तव्य था कि वह युद्ध और शांति के समय राज्य की नीति को क्या करे, सुनिश्चित करे। किसी भी आक्रमण से अपने देशवासियों की सुरक्षा करना उसका परम कर्तव्य होता था। युद्ध के समय राजा सेना का नेतृत्व करता था। राजा विद्वानों को आश्रय देता था, ब्राह्मणों को आश्रय देता था और उन विद्वानों और ब्राह्मणों का हर संभव मदद करता था। क्लियर? फिर से मैं एक बार बता दूं जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। राजा जो था वह गुप्त साम्राज्य का पहला प्रशासन था। गुप्त साम्राज्य के विकास में राजा का महत्वपूर्ण योगदान था। राजा ही गुप्त साम्राज्य के प्रशासन का मुख्य आधार होता था। राजा का कर्तव्य था कि वह युद्ध और शांति के समय राज्य की नीति को सुनिश्चित करे। किसी भी आक्रमण से अपने देशवासियों की सुरक्षा करना उसका परम कर्तव्य होता था। युद्ध के समय राजा सेना का नेतृत्व करता था। राजा विद्वानों और ब्राह्मणों का आश्रय देता था और उसका हर संभव जो है मदद करता था। कौन? राजा। क्लियर? इसके बाद आता है मंत्री परिषद। कौन आता है? मंत्री परिषद। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे कि गुप्त साम्राज्य के विकास में मंत्रियों का एक विशेष योगदान होता था। गुप्त साम्राज्य के विभिन्न प्रशासनिक कार्यों में मंत्री के द्वारा ही सलाह ली जाती थी। कहने का मतलब यह है कि गुप्त साम्राज्य के विकास में मंत्रियों का एक विशेष योगदान होता था। गुप्त साम्राज्य के विभिन्न प्रशासनिक कार्यों में मंत्री के द्वारा ही सलाह ली जाती थी। गुप्त साम्राज्य में मंत्रियों का जो पद जो था वह पैतृक होता था। मैंने लिखा है PDF में कि गुप्त साम्राज्य में मंत्रियों का पद पैतृक होता था, अर्थात मंत्री का पद कोई भी मंत्री अपने पिता के उत्तराधिकार के रूप में पाता था। मंत्री कौन बनता था? मंत्रियों का जो पद था वह पैतृक था, यानी कि पिता मंत्री हैं, पिता का मृत्यु हो गया तो बेटा उत्तराधिकारी के रूप में क्या बन गया? मंत्री। फिर उसका मृत्यु हो गया तो उसका बेटा क्या बन गया? मंत्री, उत्तराधिकारी के रूप में। तो हम कह सकते हैं कि गुप्त साम्राज्य में मंत्रियों का जो पद था पैतृक होता था। ओके, तो मैंने पहला बता दिया कि
गुप्त साम्राज्य का प्रशासन में एक आएगा राजा, दूसरा आएगा मंत्री परिषद। इसके बाद आता है 3 नंबर में राजस्व प्रशासन। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे कि गुप्त साम्राज्य के प्रशासन में राजस्व प्रशासन भी एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक क्रियाओं का हिस्सा था। गुप्त साम्राज्य में जुर्माने के अलावा भू राजस्व वसूली भी राज्य के आमदनी का एक प्रमुख आधार होता था। कहने का मतलब यह है कि गुप्त साम्राज्य में जुर्माना लगाया जाता था किसी चीज़ के ऊपर, उससे जो पैसा आता था। इसके अलावा भू राजस्व वसूली यानी कि भूमि से जो टैक्स वसूलते थे उसका जो पैसा आता था, इन दोनों का पैसा ही राज्य की आमदनी का क्या था, एक प्रमुख आधार होता था। और इस कार्य को करने के लिए एक व्यक्ति होता था जो कृषि का निर्धारण करता था और धोखाधड़ी के समय जुर्माना भी लेता था, और यही जुर्माना राज्य के आमदनी का आधार होता था। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के व्यापारिक संगठनों से कर वसूला जाता था। समझ गए ना। राजस्व प्रशासन के अंतर्गत लिखेंगे कि गुप्त साम्राज्य के प्रशासन में राजस्व प्रशासन भी एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक क्रियाओं में का एक हिस्सा था। गुप्त साम्राज्य में जुर्माने के अलावा भू राजस्व वसूली भी राज्य के आमदनी का एक प्रमुख आधार होता था। जुर्माना से तो जो पैसा आता था वो तो है ही, इसके अलावा भूमि से जो टैक्स वसूला जाता था उसका पैसा और जुर्माने का पैसा, इन दोनों का जो पैसा इकट्ठा होता था, उस पैसा जो पैसा था राज्य की आमदनी का एक प्रमुख आधार था। इसके अलावा इन सभी कार्यों को करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्ति किया जाता था जो कृषि लाभ का निर्धारण करता था या किसी धोखाधड़ी के समय जुर्माना भी लेता था वह लोगों से, और यही जुर्माना राज्य की आमदनी का आधार बनता गया। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के व्यापारिक संगठनों से टैक्स वसूला जाता था। ओके, तो यही सब आपको इसमें लिखना है। इसके बाद आता है सेना। सेना के अंतर्गत आप लिखेंगे कि गुप्त शासकों के पास सेना का एक संगठन था। युद्ध के समय सेना का नेतृत्व राजा स्वयं करता था। सेना का वेतन नकद के रूप में दिया जाता था, और इसके विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एक अधिकारी की भी नियुक्ति होती थी जो सभी सेनाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करती थी। समझ गया ना। गुप्त शासकों के पास अपार सेना का एक संगठन था। युद्ध के समय सेना का नेतृत्व कौन करता? राजा स्वयं करता था। सेना का वेतन जो था नकद के रूप में दिया जाता था। इसके विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति यानी कि सेनाओं की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति, विभिन्न ज़रूरतों की पूर्ति जो है उनकी पूर्ति के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति होती थी जो सभी सेनाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करती थी, और इस अधिकारी को रणभंडारिका कहा जाता था उस समय। और इस अधिकारी का यह भी एक महत्वपूर्ण और कर्तव्य था कि आक्रमण और सुरक्षा के लिए सेनाओं के पास अतिरिक्त हथियारों को उपलब्ध कराना था। ओके, जो अधिकारी सेनाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नियुक्ति की जाती थी, जिस अधिकारी को, वो तो करता ही था सेनाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति। इसके अलावा आक्रमण और सुरक्षा के लिए जो है सेनाओं के पास अतिरिक्त हथियार जो है उसके पास उपलब्ध रहे, इसका व्यवस्था कौन करता? वह अधिकारी करता था। समझ गए ना। इसके बाद आता है 4th नंबर पॉइंट में प्रांत, जिला और ग्राम। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे कि गुप्त साम्राज्य के प्रशासन का एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि गुप्त साम्राज्य प्रांत, जिला और ग्राम में बटा हुआ था। गुप्त साम्राज्य के प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई गांव था, और गांव का एक मुखिया होता था जिसे ग्रामपति कहते थे उस समय। इस ग्राम के लोग खेती बाड़ी का काम जो था सबसे ज़्यादा करते थे।
इसके अलावा वे बढ़ई का भी काम करते थे। इसके अलावा वे कताई बुनाई का भी काम करते। इसके अलावा वे बाग बगीचे का भी विभिन्न कामों को करते। सभी गांव में एक संस्थाएं होती थी और वह संस्थाएं गांव की विभिन्न समस्याओं को, विभिन्न परेशानियों को, विभिन्न प्रकार के उलझनों को क्या करता, सुलझाता, यानी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता था। कौन? वह संस्था जो हर एक गांव में मौजूद थी उस समय। वह संस्था ग्रामीण लोगों के विभिन्न समस्याओं को दूर करता था, उनके समस्याओं को का सॉल्यूशन देता था। समझ गए ना? तो आई थिंक जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं इस वीडियो में क्या बताया हूँ, गुप्त साम्राज्य के प्रशासन की विशेषताएं। ओके, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। और इस वीडियो के माध्यम से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप जो हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े। मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहां से आप डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर्स बन सकते हैं। और जैसे ही आप मेंबर्स बनते हैं मैं इसका PDF आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। सो जल्दी जल्दी जो है आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल से जुड़िए। जो न्यू व्यूअर्स है वह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।